नमस्कार, मैं हूं प्रसून। इसी सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 72 साल पुराने इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, जिसे थिंक टैंक माना जाता है, का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया। अब आप पूछेंगे कि इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट है क्या, तो आपको बता दें, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट वो संस्थान है जहां कुछ दिनों पहले फादर स्टेन स्वामी, जो इसके मेंबर रह चुके हैं, उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का आरोप लगा था। और उसी के साथ कोरेगांव, जिसमें दलितों ने आंदोलन किया था, उसको उग्र करने का आरोप था। यह एनजीओ की तरीके से काम करता है संस्थान। आपको बता दें कि पिछले महीने जनवरी 2024 में वर्ल्ड विजन इंडिया और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द हुआ। 4 फरवरी तक 20,000 से अधिक एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इसमें से अधिकांश तमिलनाडु से चल रहे एनजीओ हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पर निगाह डाले तो फाइलिंग से पता चलता है कि अक्टूबर से दिसंबर 2022 की अवधि में उनके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फंडिंग हुई। इसमें बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और ड्यूक यूनिवर्सिटी से मिला डोनेशन शामिल है। इसे इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च से भी ग्रांट मिलता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी मान्यता प्राप्त है। आपको बता दें कि विदेशी फंडिंग से लबरेज सीपीआर का नेतृत्व यामिनी अय्यर करती हैं, जो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी हैं। एफसीआरए के तहत हुई कार्रवाई के बाद कथित एनजीओ के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। इन पर फंड डाइवर्जन के जरिए साजिश रचने का आरोप है। देश विरोधी गतिविधियों में फंड के इस्तेमाल का आरोप है। हवाला कारोबार और कर में चोरी में मदद करने का भी आरोप लगा है। मदद के बहाने ये एनजीओ देशद्रोही गतिविधियों का समर्थन करते हैं। आतंक को वैचारिक ढाल के तौर पे मुहैया करवाते हैं। हमलावरों के पक्ष में ये सारे एनजीओ दिखते हैं। हिंदुओं के खिलाफ साजिश का भी इन पर आरोप लगता है। धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का भी आरोप है। मदद के नाम पर गरीब, दलित, वंचित इनके निशाने पे होते हैं, जिनका शोषण जमकर किया जाता है। मदद के नाम पर लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ ये साजिश भी रचते हैं और इनको हथियार बनाते हैं अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरेस जैसे लोग, जिनके लिए प्लेटफॉर्म का काम करते हैं थ्रेटा थनबर्ग, जाकिर नाइक, तिस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग। उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकार का हिस्सा रह चुके हैं, जैसे हर्ष मंदार, मलाला यूसुफजई जैसे लोग भी हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। अश्वनी राणा अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर प्रदीप सिंघल हैं, एनजीओ चलाते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन है, राजनीतिक विश्लेषक है, गृह मंत्रालय में लंबा समय गुजार चुके हैं। आप सभी लोगों ने देखा कि अब एनजीओ पे फंदा कस रहा है, तो पहला सवाल, हमारे साथ अर्थशास्त्री मौजूद हैं। अश्वनी राणा जी, क्या लगता है कि सरकार की कार्रवाई उचित है या कुछ गड़बड़ है? निश्चित रूप से सरकार की कार्रवाई उचित है। कारण क्या है, कोई भी सरकार हो, वो कोई अगर एनजीओ हो, कोई संस्था हो, देश में विदेशी पैसा लेकर और देश में इस प्रकार की गतिविधियां करे, वो कोई भी सरकार उसको सहन नहीं करेगी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि सरकार पर्टिकुलर अगर कहें कि ये सरकार आने के बाद 2013 से बहुत सारे, जैसे आपने भी आंकड़े दिए हैं कि एनजीओ को बंद किया गया है, लेकिन सरकार ने इसकी सीमा भी बढ़ाई। खाली 1 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक आते हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा आता है तो बताना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये संस्थाएं बताती भी नहीं है, और बताती भी है तो उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। आपने खुद ही कहा, तमिलनाडु कहो या साउथ के अंदर ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये उनके कोई
बेनिफिट के लिए काम नहीं करते हैं। जी देश में विदेशी पैसा आकर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसमें टांग अड़ाना। आप देखेंगे बहुत सारे आंदोलन हुए कि कहीं कोई बांध बन रहा है, कुछ बन रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंस करने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। और आज भी हम ये जो एक फर्जी आंदोलन देख रहे हैं सड़कों के ऊपर, ये भी क्या इसमें भी विदेशों से जो चंदा आता है, जो एनजीओ सब पैसा लगाते हैं, मतलब विदेशी चंदा हो और धरती हमारी हो और सरकार के विरुद्ध भी आप काम करें तो कोई भी सरकार उसको जो है उसको लेकिन आखिर जब सरकार की नीतियां इतनी कड़ी हैं तो हिम्मत कहां से आती है? एक इंस्टीट्यूट है, नाम से लगता है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके काम के बारे में सुनिए, उनकी वेबसाइट पे तो लगता है कि वो रिसर्च कर रहे हैं, देश को 21वीं शताब्दी में देश के विकास को चरम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हरकतें देखिए तो आप चौंक जाएंगे। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को फोर्ड फाउंडेशन से चंदा मिलता है। उस चंदे को ये क्या करते हैं, तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग को दे देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं वो चंदा, उसका कुछ हिस्सा, और वो उस समय देते हैं जब 2016 में उसका लाइसेंस ही रद्द हो गया था। यानी फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से कुछ तो इशारा हुआ होगा कि आप अपना फंड थोड़ा सा इधर भी ट्रांसफर करिए। दूसरे वाले जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट उन्होंने फंड नहीं दिया तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को। नहीं, बिल्कुल। जब सरकार एक रास्ता बंद करती है तो वो पूरा एक गिरोह है। और आप जो देखेंगे ये इस प्रकार से जितने एनजीओ है वो आज नहीं बने हैं, ये उस समय की सरकारों के समय, चाहे वो कांग्रेस का शासन था या वामपंथियों का होल्ड था, उस समय ये इस प्रकार के एक इंस्टीट्यूट बनाए गए दिखाने के लिए कि उनका जो काम है वो इस प्रकार की रिसर्च और उसके लिए है। लेकिन मकसद जो था वो देश में किस प्रकार से धर्मांतरण किया था। आप देखिए साउथ के अंदर किस प्रकार से धर्मांतरण हुआ है, उसकी जो चीजें बाहर आती नहीं है, क्योंकि गरीबी है। गरीबी को आप खत्म करने के लिए उन्मूलन नहीं कर रहे हैं ना, गरीबों को हथियार बना रहे हैं, वंचितों को हथियार बना रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में जानकारी अभी आ रही है कि पहले से थी? देखिए, गृह मंत्रालय के अंदर दो चीजें हैं। एक तो आपने देखा होगा इमिग्रेशन, जब कभी विदेश से आते हैं तो इमिग्रेशन पे आपका पासपोर्ट वगैरह चेक होता है। लोग समझते हैं कि विदेश मंत्रालय का, ये गृह मंत्रालय का है। नंबर दो, आपने देखा होगा FCRA, जो लोगों को हेल्प करता है, एनजीओज को या फंडिंग बाहर से आ रही है, उसका है ये। मैं तो इस गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिन्होंने इस पे बहुत आंखें अपनी सतर्क की और अपनी जो सही रिपोर्ट्स है उस पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि गत वर्ष कई वर्षों पहले जब ये सरकार आई है पावर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम के ज्वाइंट सेक्रेटरी को भी सस्पेंड किया गया, डायरेक्टर को भी सस्पेंड किया गया, और उनके जो और अमले थे नीचे से लेकर सेक्शन ऑफिसर तक को सस्पेंड किया गया और उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल किए गए। आप देखिए वो किस केस में हुआ था। वो आपने देखा होगा जाकिर नाइक जो स्पिरिचुअल लीडर थे, वो उनको एड दी जाती थी। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के नाम पे जो धर्म परिवर्तन भी कराते थे और झूठ बोलते थे, इस्लाम की बहुत सी बातें वो डाइवर्ट करते थे। वो ऐसा नहीं था कि हर बात सच बोलते थे, मुसलमानों को कुछ बातें पसंद नहीं थी, जो इस्लाम में नहीं है वो भी डालते थे। और आज देखिए भागे हुए हैं, उनको सरकार ने पकड़ने की कोशिश की, वो यहाँ से मलेशिया भागे। सवाल इस बात का, ये लोग यहाँ पे करते रहे और इस फाउंडेशन को जबकि सरकार ने इनको अरेस्ट करने के वारंट जारी किए, सब कुछ किए, इतनी इनकी मिली भगत होती थी, इस ज्वाइंट सेक्रेटरी को पता नहीं, इनको सैंक्शन कर दिया, फंड इनको जो अलाउ कर दिया और इनको सैंक्शन भी कर दिया। ये सब चीजें जो हैं बिल्कुल डार्क में थी। लेकिन जब से सरकार ये आई है और प्रधानमंत्री ने अपना रवैया सीधा किया है, इन जैसे गलत लोगों को प्रताड़ित करने का किया और इनके जो अधिकारी हैं उनको भी प्रताड़ित किया गया, तो उन्होंने सही तरीके से काम करना शुरू किया, जिससे कि आप देखिए हर मैं आपकी इस बात से ऐतराज कर रहा हूं मोहम्मद अमीन साहब कि आप कह रहे हैं कि अभी सरकारों को मालूम चला है। एक हर्ष मंदार होते थे यूपीए। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सरकार ने सख्ती बरती है, इसलिए सरकारों ने लिबर्टी बरती और उनको उसका पूरा, लेकिन मिसाल कायम करने में अभी भी चूक रही है सरकार। स्टेन स्वामी, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री की हत्या के आरोप के साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है,
उन पर भी अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है जिससे लोगों को एक मैसेज जाए, ऐसे एनजीओ को कोई मैसेज जाए। प्रसन्न जी, वो कोर्ट में किया हुआ है कि सबको मालूम है, कोर्ट के अंदर है सबमिशन में। देखिए ना, ये जितने भी ट्रस्ट थे या सोसाइटीज थी या एनजीओ थे, ये अंडर कवर काम करते थे। आप ज्यादातर आप पाएंगे तो JNK में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, ये इनका पूरा सेक्टर ऑपरेशन का था। इसके तहत कार्रवाई की जा रही है और सरकार के लोग इस बात पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, इंटेलिजेंस भी पूरा ध्यान दे रही है। इसकी वजह से क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा कि 1976 में जो बना ऑर्गेनाइजेशन CRA के लिए 210 में भी थोड़ा संशोधन किया गया, लेकिन इस पर इस गवर्नमेंट ने 2022 में आके बहुत बदलाव किए। आप देखिए, पहले अपराध की संख्या क्या थी, इसमें 7 थी, अब बढ़कर मेरा 12 एक हो बड़ा गई है। सवाल है अमीर साहब आपसे जी। कि क्या सरकारें भी, खासकर पिछली सरकारें, यूपीए की सरकारें भी इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देती रही है? सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि यूपीए प्रथम के टेन्योर में, जिसको राष्ट्रीय सलाहकार परिषद कहते थे, NSC, उसके एक मेंबर होते थे हर्ष मंदार, जिन्होंने एक एनजीओ चलाया था अमन बिरादरी। उसमें वो बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ काम करते थे, उनके धर्मांतरण के बारे में काम करते थे, तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगे। 2020 में आके तो उनके एक बाल गृह पे भी तमाम बड़े आरोप लगे, जिसके कारण विवाद में आए। लेकिन उस समय की सरकारें इन आरोपों को जानते हुए भी आंखें मूंदी रहीं। तो क्या अपने विपक्षियों पे हमला कराने के लिए इस तरह के एनजीओ तैयार किए गए थे? नहीं भाई साहब, ये उस वक्त पूरा का तंत्र ही करप्ट था। मैंने आपको बताया कि जितने एनजीओ थे इस तरह के, वो अंडर कवर काम करते थे फॉरेन एड के लिए और यहाँ पर देशद्रोह की बात करते थे, लेकिन ऊपर से दिखाते थे मीटिंग्स में कि देश के भले के लिए काम कर रहे हैं, जबकि इनका मुखौटा कुछ और था, काम करने का ऑपरेशन। लेकिन बिना राजनीतिक संरक्षण के यह मानना मुश्किल है कि आप सरकार के खिलाफ एक चुने हुए, जैसे तीस्ता सीतलवाड़ की बात मानी जाए तो उनको जो फंडिंग हो रही थी उसके बारे में मालूम था कहां से आ रहा है, या फंड डाइवर्जन हो रहा था। अगर फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आ रहा है किसी एक एनजीओ के पास, उसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है समरंग में उस एनजीओ के पास जिसका लाइसेंस रद्द हो चुका है 2016 में। तो बिना राजनीतिक संरक्षण के बड़ा मुश्किल है मानना कि सरकार को मालूम नहीं था या विदेश से ही सीधे फंडिंग हो रही थी। ये लोग जितने ट्रस्टेड सोसाइटी थी, ये सरकार को, जो सरकार के हिस्सा थे, मंत्रीगण इनको लुभाते थे, इनकी इनॉग्रेशन कराते थे, इनको सही सही बातें बताते थे, इनको तोहफे देते थे। और नीचे लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया, संयुक्त सचिव भारत सरकार का सस्पेंड होना एक माने रखता है, निदेशक का माने रखता है, ये IAS ऑफिसर की बात कर रहा हूं मैं। तो इस गवर्नमेंट ने आके उनको सस्पेंड किया, और किस केस में? उसी जिसके लिए मैं बता रहा था कि जो भाग गया यहाँ से चला गया, जिसका नाम था जिसका नाम था बताया था, नाइक भाग गया था यहाँ से बंबई से मलेशिया। तो ये कारण था कि नीचे तो करप्शन था, लेकिन ये जो ऊपर के लोग थे उनको एक अच्छा व्यू दिखलाते थे कि इससे आपको सपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप, एनजीओ चलाते हैं। क्या एनजीओ विदेशी ताकतों के हाथ के खिलौने बन गए हैं डॉक्टर प्रदीप? जी सही बताया। मैं आपको बता, ये बिना राजनीति के ये नहीं। मैं डॉक्टर प्रदीप, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम दोबारा आपके पास आते हैं आवाज सही करवाने के बाद। अश्विनी राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या एनजीओ इतनी आसानी से कैसे हथियार बन जा रहे हैं विदेशी ताकतों के? नहीं, अमीन जी ने बहुत अच्छी तरह से उस बात को समझाया है कि ये मुखौटा है, ये मुखौटा लगा के रखते हैं अपने एनजीओ का, और वो इस प्रकार से शो करते हैं कि हम देश की या जनता की या कम्युनिटी की भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असली मकसद कुछ और होता है। और आपने भी जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उन लोगों को टिकाने लगाने के लिए या उनके अगेंस्ट बहुत सारे, आपने देखा होगा कि जब ऐसे एनजीओ आ जाते हैं कि जो कोर्ट में ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं, यानी क्योंकि उनको पैसा और नहीं मिलता, कोई भी आंदोलन बिना पैसे के नहीं हो सकता। अभी का उदाहरण है कि जो एक आंदोलन किसानों के नाम से चल रहा है, या और
ऐसे बहुत सारे आंदोलन जो देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए चलाए जाते हैं, उसको माहौल बनाने के लिए, ग्राउंड पर उसको ले जाने के लिए, क्योंकि एक उनके पास एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वो उसके माध्यम से जनता की बीच में जाते हैं और उनको बताते हैं कि हम आपकी हितैषी हैं, लेकिन उनका हित जो है कहीं और होता है, किसी और के हित के लिए वो वहाँ पर एक मुखौटे के रूप में, मुखौटे एक के दुकान रूप काम में करते हैं। वो जुड़े होते हैं। प्रदीप जी, फंड डाइवर्जन का सबसे बड़ा आरोप हो लगता है, क्या ये इतना आसान होता है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा के भी जो एनजीओ बने हैं इस तरह के, ये सबसे ज्यादा बने हैं। और इनकी जो सारी गतिविधियां थी, जो एनजीओ थे, इनकी सारी जो अगर आप देखेंगे धर्मांतरण या वो इसमें सारी लगी 100% में आपको। ये आपकी आवाज में कुछ समस्या आ रही है। हम बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन से। अमीन साहब, पहला तो यही सवाल है कि जब सारी चीजें आपके नॉलेज में आ चुकी है, जानकारी में आ चुकी है, तो ऐसी संस्थाओं को ढोया क्यों जा रहा है? देखिए प्रसन्न जी, जब देश छोड़ के हमारे अंग्रेज यहाँ से गए तो वो अपने एजेंट मिशनरीज के तौर पे स्थापित करके गए, और उन मिशनरीज की जो एड आती थी उससे वो यहाँ से अस्पताल के नाम पे और लोगों को हेल्थ के नाम पे काम कर रहे थे, लेकिन वो भी धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। क्रिश्चियनिटी भी मिशनरीज जितनी थी मोस्टली, उनके स्कूल भी थे दिखाने के लिए, गरीबों को आकर्षित करने के लिए, नर्सेस बनाने के लिए, सेवा करने के लिए। जब इन पर गवर्नमेंट का सख्त रवैया हुआ तो इन्होंने एनजीओ को अपना निशाना बनाया, उनके तहत इस तरह की एड आने लगी। आप देख लीजिए, इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, इसमें आपने देखी जब भी चर्चा हुई देश के अंदर इस तरह करने की कोशिश की गई, उसमें यही लोग पकड़े गए। आप देख लीजिए, आपकी पार्टी ने भी कांग्रेस के टाइम में बहुत बड़ा चलाया था ईमानदारी का। आज ईमानदारी के उनके संबंध जा रहे हैं केजरीवाल के, कि आइए जरा बताइए, तो उनमें भी फेरा वेरा का नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो ये एनजीओ हैं जिनका काम है गरीब दबे कुचलों की आवाज बनना और उनको इंसाफ दिलाना, पता चलता है कि वो जो फॉल्ट लाइन है उसको और उभारते हैं, उसको और बड़ा करते हैं, और एक तरीके से इलाके में या जहां ये काम करते हैं विद्रोह की स्थिति लाते हैं। इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट की बात करें तो स्टेन स्वामी का नाम आता है, जो कहने के लिए फादर हैं, चर्च में जाते नहीं हैं, ये एनजीओ में काम करते हैं, फंडिंग अच्छी आती है, एफसीआरए के जरिए पैसा आता है, और करते क्या हैं, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, देशद्रोह जैसी स्थितियां पैदा करते हैं, उसके बाद कहते हैं हम तो गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, और इनके ऊपर अभी भी कार्रवाई करने में सरकार संकोच करती है। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, इसमें सबसे पहले उनको हम जांच करते हैं, जांच करने के बाद एजेंसियां जो हैं वो कोर्ट में ले जाती हैं, और कोर्ट में थोड़ा पेंडिंग हो जाता है केस, और कोई बात नहीं है, इनको किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप देखिए, ये लोग ज्यादातर बस्तर जैसे इलाकों में, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाकों में इस तरह और ज्यादा काम करते हैं। उत्तरांचल पे चले जाइए, मणिपुर, त्रिपुरा चले जाइए, उस साइड में ये क्रिश्चियनिटी मिशनरी जितनी वहां काम करती है। बाकी जितने एनजीओ बने हैं देश के अंदर, वो एनजीओ जो है मोस्टली 90% देश में स्थिरता के लिए काम करते हैं, धर्म परिवर्तन के लिए काम करते हैं। इन पे जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जितनी जल्दी हो, उसमें मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट। डॉक्टर प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आप कुछ कह रहे थे? जी 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 आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। प्रदीप जी, कैसे एनजीओ विदेशी साजिशकर्ताओं के खिलौने बन जाते हैं? प्रदीप जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, मैं बोलना। जी, हेलो, स्काइप की ऑडियो बंद कर दिए प्रदीप जी, तब आवाज आएगी। मैं बोलना शुरू करूं क्या? जी जी जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जब से यूपीए 1 की सरकार आई थी, उसके बाद से ही इस तरह के एनजीओ बहुत ही बड़ी संख्या में आए हैं,
और आपको बताना चाहूंगा, ये जो एनजीओ जो आए हैं बिल्कुल सरकारों के संरक्षण से ही आए हैं। आप ये देखिए कि जितने भी एनजीओ हैं 20,000 से ज्यादा जिनको बैन किया गया है, ये सारे एनजीओ ज्यादातर या तो मुस्लिम धर्मांतरण या ईसाई धर्मांतरण इस कार्य में लगे हुए हैं। और जो पिछली सरकारें थी वो मुस्लिम और ईसाइयों का वोट लेने के लिए इन सारे एनजीओ को सपोर्ट करती थी और इन एनजीओ से इन सरकारों के अधिकारी और मंत्रियों को पैसा भी मिलता था। मैं भारत रक्षा मंच से जुड़ा हुआ हूँ। हमने 2012 में भी इसके अगेंस्ट वहाँ के होम मिनिस्टर को एप्लीकेशन दी थी। जी। ये जो आप देखिए ना, जो ईसाई मिशनरी है उन पे इतना पैसा कहाँ से आता है, वो इतना पैसा जो खर्च करती है, तो ये सारा जो धंधेबाजी जो चल रही है। देखिए, एक अरबपति जॉर्ज सोरेस है अमेरिका के, उनका केवल उद्देश्य धर्मांतरण ही नहीं होगा, वो कारोबारी है, उनके कुछ ऐसे उद्देश्य होंगे जो उनको कारोबार में भी फायदा पहुंचाते हैं। इसको समझने के लिए सुनी राणा जी हैं। सुनी राणा जी। बिल्कुल आपने सही नाम बताया। और आज दिल्ली में जो सरकार है केजरीवाल के नाम से वो लोग बात करते हैं, उस सरकार को लाने में भी जांच लोगों को उन्होंने एक काम सिर्फ यही है कि देश में अराजकता फैले, अगर देश चले तो उसके ऊपर चले। केजरीवाल भी एनजीओ चलाते थे, उसके साथी भी एनजीओ चलाते थे, तो उन्होंने सर्च करके उनको ढूंढा कि कौन से एनजीओ सरकार के विरुद्ध काम कर सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं। तो मैं खुले शब्दों में कह सकता हूँ कि केजरीवाल की जो पैदाश है, जो पैदा केजरीवाल को किया गया, वो जॉर्ज सोरस के जो फंड है उसके द्वारा किया गया। इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि ये जो तथाकथित एनजीओ हैं, इंस्टीट्यूट है, इनके नाम पे मत जाइए, इनके काम को देखिए और समझिए कि इनका वास्तविक उद्देश्य क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं ये आपके खिलाफ ही साजिश रच रहे हैं, देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और पूरे समाज में अव्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।